ओके, सो द स्कोप ऑफ फिज़िक्स हमारा पहला चैप्टर है, बुक सिन टेक्स्ट बुक बोर्ड जामशोरो से है। ये हमारा पहला चैप्टर है। चैप्टर का नाम द स्कोप ऑफ फिज़िक्स है। इस चैप्टर में हम मेनली तीन चीज़ों के बारे में बात करेंगे, जिसके अंदर इंक्लूड है हमारा पास्ट में हम ये देखेंगे किस तरीके से साइंसदानों ने फ़िज़िक्स बनाने में मदद करी, कैसे न्यू इन्वेंशंस आए, टेक्नोलॉजीज़ आई, इस फिज़िक्स के कौन से ऐसे लॉज हमारे सामने आए हैं। इसके अलावा हम प्रेजेंट में देखेंगे कि इस फिज़िक्स का क्या स्कोप है प्रेजेंट, एंड लास्ट में हम ये देखेंगे कि फ्यूचर में क्या फ़िज़िक्स का स्कोप रहेगा। ये तीन बातें जो है हम मेनली देखेंगे इस चैप्टर नंबर 1 द स्कोप ऑफ फिज़िक्स में। ओके, इस स्लाइड पे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि साइंस क्या होती है। जितने भी हम टर्मिनोलॉजी सुनते हुए आ रहे हैं या हमने कभी कभी पढ़ा भी होगा फिज़िक्स के बारे में, केमिस्ट्री के बारे में, बायोलॉजी के बारे में, ये सारी टर्मिनोलॉजीज़ कहाँ से हैं? ये तीनों टर्म, ये तीनों जो नाम है वो साइंस से निकले गए हैं, और वो साइंस क्या है उसके बारे में हम जो है इस स्लाइड पे बात करेंगे, राइट। तो डेफिनेशन ऑफ साइंस क्या है कि साइंस इज़ द नेम ऑफ आइडेंटिफिकेशन, डिस्क्रिप्शन, experimental investigation and theoretical explanation of natural phenomena। इसका मतलब ये है कि साइंस वो आइडेंटिफिकेशन है, साइंस उस चीज़ का नाम है जो आइडेंटिफाई करती है हर चीज़ को, राइट। एक चीज़ है, उसको आइडेंटिफाई करवाया है साइंस ने। अब जब वो चीज़ आइडेंटिफाई हो गई है, वो सामने आ गई है कि कौन सी चीज़ है, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन लिखना कि वो किस तरीके, इट कुड बी कि वो फिज़िकली डिस्क्रिप्शन भी हो सकता है, बायोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन भी हो सकता है, ठीक है। तो इसके बारे में डिस्क्रिप्शन लिखना, इन जो भी चीज़ आपने आइडेंटिफाई करी है उनको एक्सपेरिमेंट करना, इन्वेस्टिगेशन करना कि आया कि ये आइडेंटिफिकेशन जो करी है वो एक सही भी है या नहीं है, क्या उसका एक्सपेरिमेंट हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्या इस दुनिया में उस चीज़ का जो है कोई बेनिफिट होगा या नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ों को एक्सपेरिमेंट किया जाता है, इन्वेस्टिगेशन की जाती है, एंड देन लास्ट में जब हम एक्सपेरिमेंट कर चुके होते हैं फिर हम उसके बारे में थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन देते हैं कि ये हमें कहाँ से मिली, इसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, इस पर कौन कौन सी चीज़ों पर एक्सपेरिमेंट किया गया है। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में हम उनका थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन लिखते हैं। कोई भी एक नेचुरल फिनोमिना होता है, राइट। फॉर एग्जांपल अगर हम एक इंसुलिन बनाते हैं, ठीक है, इंसुलिन बनाते हैं, उसको आइडेंटिफाई कैसे किया, उनको नेचुरल चीज़ों से आइडेंटिफाई किया, मतलब कैसे जड़ी बूटियों से बनाया गया, जिसके बारे में हमने इस चीज़ को आइडेंटिफाई किया, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन लिखी कि ये इंग्रेडिएंट इस्तेमाल किए गए। जब भी हमारे पास कोई प्रोडक्ट सामने आ गई, एक इंसुलिन प्रोडक्ट हमारे सामने आ गई है, फिर हम इनको उस चीज़ को जो है हम एक्सपेरिमेंट करवाते हैं। एक्सपेरिमेंट कहाँ पर कराते हैं? फॉर एग्जांपल अगर कोई एक इंसुलिन बनाते हैं तो हम मोस्टली जो प्रोडक्ट होती है उसको माउस रैट के ऊपर हम करवाते हैं, राइट। फिर उसमें देखते हैं कि क्या उसमें इम्प्लीमेंटेशन हुआ, क्या उसमें चेंजेस आए, आउटड्रॉज क्या थे उसमें। इसके अलावा हम उसमें देखते हैं कि कौन से उसमें डिसएडवांटेजेस हमारे सामने आए हैं। तो ये सारे एक्सपेरिमेंट होते हैं। जब ये लास्ट एक्सपेरिमेंट कर दिया जाता है, इसके बाद हम इनकी थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन देते हैं, राइट। दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ साइंस बेसिकली, राइट। फिर साइंस में कुछ ब्रांचेस निकलते हैं। मेनली हमारे पास दो ब्रांच है, जिसके अंदर फिजिकल साइंस है और बायोलॉजिकल साइंस है, राइट। इस स्लाइड में हमने साइंस और साइंस की डेफिनेशन के बारे में पढ़ा है। ओके, प्रीवियस स्लाइड में हमने डेफिनेशन देखी, डेफिनेशन ऑफ साइंस देखे, और उनकी जो है ब्रांच देखी। साइंस की दो ब्रांच मेनली हमारे पास आ गई थी, दैट इज़ फिजिकल साइंस एंड बायोलॉजिकल साइंस। इस स्लाइड में हम देखने वाले हैं कि फ़िज़िकल साइंस क्या होती है एंड बायोलॉजिकल साइंस क्या होती है। फ़िज़िकल साइंस इज़ कंसर्न्ड विद द प्रॉपर्टीज़ एंड बिहेवियर ऑफ नॉन लिविंग मैटर्स, राइट। तो अगर हम देखें कि नॉन लिविंग मैटर्स और लिविंग मैटर में क्या फ़र्क है, या लिविंग थिंग में क्या फ़र्क है, तो डेट प्रीटी सिंपल के नॉन लिविंग में वो सारी चीज़ें, दुनिया की वो सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं एक्सेप्ट एनिमल, plants and human being, whereas living thing में हमारे पास आते हैं only and only plants, animal and human being, right। तो physical science जो है वो डील कर रहा होता है only for the non living matters और उनकी properties, उनकी behaviors पर, right।
वेयर एज बायोलॉजिकल साइंस जो होती है वो ओनली एंड ओनली डील कर रहा होता है लिविंग थिंग के साथ। सही, बायोलॉजिकल साइंस जो है वो सिर्फ डील कर रहा होता है प्लांट्स, एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग के साथ। फर्दर हमारे पास ब्रांचेस निकल जाती हैं, लाइक फिज़िकल साइंस की 3 ब्रांच निकलती हैं, वेयर फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड हमारे पास एस्ट्रोनॉमी। ये 3 ब्रांचेस जो हैं वो हमारे पास फिज़िकल साइंस में से आ जाती हैं, राइट। अब हमारे पास बायोलॉजिकल साइंस में कौन सी ब्रांचेस आती है? बायोलॉजिकल साइंस में हमारे पास मेनली 2 ब्रांच आती है, दैट इज़ बॉटनी एंड जूलॉजी। बॉटनी में हम स्टडी कर रहे होते हैं प्लांट्स के बारे में, और वेयर जूलॉजी में हम स्टडी कर रहे होते हैं ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल्स के बारे में, राइट। ओके, तो इस स्लाइड में हम देखेंगे कि व्हाट आर द ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स। फिज़िक्स के कौन कौन से ब्रांचेस होती हैं? तो फिज़िक्स जो है वो डिवाइडेड होता है इनटू मैनी ब्रांचेस में, लाइक आपके जो है सिलेबस में ये 6 जो है हमारे पास ब्रांचेस बताई गई हैं, बट फिज़िक्स के बाद इनके अलावा भी बहुत सारी ब्रांचेस हैं जो आपकी कोर्स में है, डैट इंक्लूड्स एटॉमिक फ़िज़िक्स, न्यूक्लियर फिज़िक्स, प्लाज्मा फिज़िक्स, एक्स्ट्रोफिज़िक्स, बायोफिज़िक्स एंड सॉलिड स्टेट फिज़िक्स। इसके अलावा अगर हम बात करें कौन सी और ब्रांचेस होती हैं फिज़िक्स की, तो डेट इंक्लूड्स अ लॉट, जिसमें मैकेनिक आता है, डायनेमिक आता है, मैकेनिक फ्लूइड्स आता है, थर्मोडायनेमिक आता है। ये सारी जो अदर ब्रांचेस हैं फिज़िक्स के, लेकिन आप लोग के जो इस कोर्स में वो 6 जो आप लोग के डिफ़ाइन की गई हैं वो हमारे पास ये वाली हैं जो मैंने अभी आपको बताई, राइट। नेक्स्ट स्लाइड में हम इनको पर्टिकुलरली देखेंगे कि एटॉमिक फ़िज़िक्स क्या होते हैं, न्यूक्लियर फिज़िक्स क्या होता है, प्लाज्मा फ़िज़िक्स क्या होता है, एक्स्ट्रोफिज़िक्स क्या होता है, बायोफिज़िक्स क्या होता है एंड सॉलिड स्टेट फिज़िक्स क्या होता है, राइट। ओके, सो इस स्लाइड में हम देखेंगे कि जितने भी हमारे पास फ़िज़िकल साइंस की जो हमारे पास ब्रांचेस है, डैट इज़ फ़िज़िक्स की जो ब्रांचेस हैं उनके बारे में हम स्टडी करेंगे इस स्लाइड में, जिसमें हमारे पास पहले जो आती है वो आती है एटॉमिक फ़िज़िक्स। व्हाट इज़ एटॉमिक फ़िज़िक्स? तो एटॉमिक फ़िज़िक्स जो होती है वो कंसर्न्ड होती है विद द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ एटम। हमारे पास जितना भी एटम है, ठीक है, उनकी स्ट्रक्चर और उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करना, कंसर्न रखना, वो एटॉमिक फ़िज़िक्स में इंक्लूड होता है, राइट। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मेटल पीस है। जब मेटल बनता है एक शेप में आता है, तो वो जब बन रहा होता है तो वो मिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ एटम्स मिलकर एक मेटल का एक पीस बन रहा होता है, राइट। जब हम इसको ब्रेक करते हैं इनटू माइक्रोस में कर देते हैं, ठीक है, जब बहुत छोटे छोटे हम लोग इसके क्रिस्टल में चेंज कर देते हैं, तो वो डैट वन क्रिस्टल काउंट हैज़ द एटम, राइट। तो उनके स्ट्रक्चर और उनके प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करना वो एटॉमिक फ़िज़िक्स का काम होता है, राइट। न्यूक्लियर फिज़िक्स क्या आती है? न्यूक्लियर फिज़िक्स जो होती है वो कंसर्न की जाती है विद द स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़ एंड रिएक्शन विद द न्यूक्लाई ऑफ एटम। जितने भी एटम के न्यूक्लिया होते हैं, डैट इंक्लूड प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। जितने भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, उनके स्ट्रक्चर के बारे में और उनके रिएक्शन के बारे में, जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं न्यूक्लिया ऑफ एटम में, उस चीज़ को स्टडी करना वो न्यूक्लियर फिज़िक्स का काम होता है, राइट। इसके बाद हमारे पास आता है प्लाज्मा फिज़िक्स। प्लाज्मा फिज़िक्स कंसर्न होता है विद द प्रॉपर्टीज़ ऑफ हाईली आयोनाइज्ड एटम। आयोनाइज का मतलब ये होता है जिसके पास प्लस माइनस चार्जेस होते हैं, राइट। तो वो जो डील करता है या वो कंसर्न रखता है वो प्रॉपर्टीज़ ऑफ हाईली आयोनाइज एटम्स पर करता है, फॉर्मिंग इन अ मिक्सचर ऑफ बेयर न्यूक्लाई एंड इलेक्ट्रॉन कॉल आयन प्लाज्मा। इसमें हम एक चीज़ ये देख सकते हैं, जैसे हमारे पास वेल्डिंग आर्क्स होते हैं, वेल्डिंग आर्क्स जो होते हैं जिससे वेल्डिंग हम कर रहे होते हैं, वो जो होती है वो कंटेन करती है आइंस। वो मेटल्स होते हैं जिसके अंदर प्लस माइनस चार्जेस होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का मतलब यही होता है कि जिनके पास चार्जेस होते हैं, जिसमें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन पास हो सके, राइट। तो जब इनके बारे में हम स्टडी करते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम देखते हैं, तो वो चीज़ प्लाज्मा फिज़िक्स कहलाती है, राइट। इसके बाद हमारे पास आता है एक्स्ट्रोफिज़िक्स। एक्स्ट्रोफिज़िक्स क्या होते हैं? एक्स्ट्रोफिज़िक्स कंसर्न्ड होते हैं विद द एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न फिज़िक्स टू दी प्रॉब्लम्स ऑफ एस्ट्रोनॉमी। जितने भी हमारे पास प्रॉब्लम्स होते हैं एस्ट्रोनॉमी के, जितने भी हम चांद, सूरज वगैरह, जितने भी प्लैनेट, सोलर सिस्टम्स वगैरह को देखते हैं, उनके बारे में जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं जो मॉडर्न फिज़िक्स में अप्लाई किए जाते हैं, उन तमाम के बारे में स्टडी करना या कंसर्न रखना वो एक्स्ट्रोफिज़िक्स का काम होता है, राइट। इसके बाद हमारे पास आ जाता है बायोफिज़िक्स। बायोफिज़िक्स जो होता है वो कंसर्न होता है विद द एप्लीकेशन ऑफ फिज़िक्स method and type of explanation to biophysics सिस्टम्स एंड स्ट्रक्चर्स पर। इसका मतलब ये है कि जितने भी हमारे पास फ़िज़िक्स के जो मेथड्स होते हैं या फिज़िक्स के ऐसे मेथड जो
बायोलॉजी में काम आए, वो चीज़ कॉम्बिनेशन बनाए और वो एक चीज़ जो स्ट्रक्चर बनेगा वो बायोफिज़िक्स का होगा। ठीक है, तो बायोफिज़िक्स के लिए अगर हम देखें तो एक हमारे पास जो है फ़िज़िक्स मेथड इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अगर हम आर्म की बात करते हैं तो आर्म जब हमारे आर्म में फ्रैक्चर हो जाता है या फिर हमारे नी रिप्लेसमेंट की जाती है, तो नी रिप्लेसमेंट की जगह जब हम इसको आर्टिफिशियल नी लगा रहे होते हैं तो उसमें बायोफिज़िक्स का ही काम होता है। उसमें हम क्या कर रहे होते हैं, इसमें बायोटेक्नोलॉजीज़ अप्लाई करते हैं, बायोटेक्नोलॉजीज़ मेथड अप्लाई करते हैं। दीज बायोटेक्नोलॉजीज़ जो मेथड्स होती हैं वो बायोफिज़िक्स में इस्तेमाल की जाती हैं, राइट। देन लास्ट हमारे पास आता है सॉलिड स्टेट फिजिक्स। सॉलिड स्टेट फिजिक्स क्या होता है, वो कंसर्न होता है विद द प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्रिस्टलाइन मटेरियल। जितने भी हमारे पास क्रिस्टलाइन मटेरियल्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना, उनके बारे में कंसर्न रखना, वो चीज़ सॉलिड स्टेट फिजिक्स कहलाती है। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारे पास क्रिस्टल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड है, मतलब हमारे पास कॉमन सॉल्ट है, कॉमन सॉल्ट को हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं, राइट। उनके जो है वो एक क्रिस्टल हो रहा है, वो मेड अप हो रहा है, किससे मेड हो रहा है, उसके अंदर दो केमिकल इस्तेमाल किए जाते हैं। एक हमारे पास सोडियम किया जाता है और एक हम क्लोरीन इस्तेमाल करते हैं। सोडियम जो होता है वो आयोनिक चार्जेस होते हैं जिसके बाद प्लस माइनस चार्जेस होते हैं, ठीक है। और जैसे अगर हम सी सॉल्ट की बात करें तो डेड आर्स आयोनाइज्ड होते हैं, उसमें प्लस माइनस चार्जेस होते हैं। जब ये दोनों को मिलाया जाता है तो वो एक आयोनिक बॉन्ड बना रहा होता है। आयोनिक बॉन्ड का क्या मतलब होता है, वो अपने चार्जेस जो हैं वो बैलेंस कर रहे होते हैं, शेयर कर रहे होते हैं, जिसको हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। डेट क्रिस्टलाइन मटेरियल, डेट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आर नोन एज ए सॉलिड स्टेट फिजिक्स। डेट वो जो है वो स्टडी कर रहा होता है क्रिस्टलाइन मटेरियल पर, वो सॉलिड स्टेट फिजिक्स कहलाता है, राइट। ओके, सो इस स्लाइड में हम देखेंगे क्या कंट्रीब्यूशंस दी मुस्लिम साइंटिस्ट ने। तो कुछ साइंटिस्ट ने बहुत से अच्छे जो है कंट्रीब्यूशंस अदा किए हैं फ़िज़िक्स में, जिसमें से एक जो है हमारे पास अल कवाज़मी है। इन्होंने जो है वो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट हासिल करी थी जिनका नाम था हिसाबुल जब्बार मुकाबला। वो एक अलजेब्रा पर मुश्तमिल था। उन्होंने इस बुक में जो है मैथमेटिकल सॉल्विंग को इजहार किया, उनका जो है तरीका बताया उन्होंने उस बुक में, जिसमें उनका जो मेन जो उनके जो हम कह सकते हैं कि उनका जो मकसद था वो पॉलिनॉमियल इक्वेशंस, सेकंड डिग्री इक्वेशंस हो गया, हमारे पास एलिमेंट्री फॉर्म्स, ऐसे बहुत सारे जो हैं उन्होंने फॉर्म्स ईजाद किए, एक नया तरीका इस्तेमाल किया मैथमेटिकल्स को सामने लाने का। और फिर उन्होंने जो है एक ज़बरदस्त किस्म की जो है एक लोगैरिथम ट्रम इस्तेमाल करी, जो कि आज भी हम इस्तेमाल करते हैं मैथ्स के फॉर्म में। और वो जो थे एक फाउंडर बन गए ऑफ एनालिटिकल अलजेब्रा के, राइट। नेक्स्ट हमारे पास आता है इब्न अल हैतम और इब्न अल हैशम। दोनों नाम सेम है, कोई उनको जो है हैतम के नाम से प्रोनाउंस करता है, कोई उनको जो है हैशम के नाम से प्रोनाउंस करता है, बोथ आर द सेम, राइट। तो ही वॉज अ ग्रेट physicist. He wrote many books. His masterpiece was the book named Kitab al-Manasir on optics. He developed the law of reflection and reflection. पहली बात तो ये है कि वो फिजिस्ट थे, उन्होंने बहुत ऐसी किताबें लिखी, बहुत ऐसे लॉज दिए फिज़िक्स में, उन्होंने एक बुक भी लिखी जिनका जो मास्टरपीस जो था, एक बहुत ही अच्छा सा जो उन्होंने एक किताब लिखी, उनका किताब का नाम था किताबुल मनासिर, उन्होंने ऑप्टिक्स के बारे में बताया, कैसे हम लेंसेस को इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, हमारे जो लेंसेस होते हैं उनको कैसे इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने इस बुक में जो है रिफ्रैक्शन को भी इज़हार किया, उनके लॉज बताए, बहुत से ऐसे लॉज जो थे वो सामने आए ऑप्टिक्स पर। जब हम किताबुल मनासिर बुक पढ़ते हैं तो इसमें जो हम आजकल जो देख रहे हैं कि ये हमारे सामने ऑप्टिकल चीज़ें आती हैं, वो सारी चीज़ें उन्होंने पहले से ही डिफ़ाइन कर चुकी हुई हैं, ठीक है, राइट। नेक्स्ट हमारे पास आता है अल राज़ी। ही रॉड अबाउट 200 ओरिजिनल मोनोग्राफीज़। मोनोग्राफीज़ क्या होती हैं, मोनोग्राफीज़ एक स्पेशली जो है ना एक ही सब्जेक्ट के बारे में आप उनकी डिटेल देते हैं, राइट। तो उन्होंने 200 ओरिजिनल मोनोग्राफीज़ थी, जिसमें से आधी जो थी वो मेडिसिन के ऊपर थी। तो अगर हम इनको कंक्लूड करना चाहें तो अल राज़ी जो थे वो बिलोंग कर रहे थे हाफ
बिलोंग करते थे वो मेडिसिन पे, उन्होंने जो मोनोग्राफीज आधी से ज़्यादा दी हैं वो मेडिसिन के ऊपर दी थी, राइट। ओके, हमारे पास कुछ और भी ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने फ़िज़िक्स में अपनी कंट्रीब्यूशन दी है। जैसे कि हमारे पास इब्ने सीना आता है जिन्होंने मेडिसिन पे बहुत सारा अपना कंट्रीब्यूशन दी। उन्होंने एक बुक भी लिखी जिनका नाम था अल शिफा, ठीक है। फिर इन्होंने जो है एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फ़िलासफ़ीज़ पर भी काम किया। एनसाइक्लोपीडिया क्या होता है? एनसाइक्लोपीडिया कोई भी एक बुक होती है, सेट ऑफ बुक्स होती हैं, ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन दे रही होती है अबाउट मैनी सब्जेक्ट्स, ठीक है, जो टिपिकली जो है ना वो एक सब्जेक्ट पे बात नहीं करती, बहुत आस्पेक्ट ऑफ सब्जेक्ट पे बात करती हैं। तो ऐसी जो चीज़ें होती हैं तो वो एनसाइक्लोपीडिया में काउंट की जाती हैं, ठीक है। तो उन्होंने जो है बहुत सारे ऐसे वर्क किए थे और मेनली जो उनका जो वो बिलोंग करते थे दैट इज़ फ्रॉम मेडिसिन, राइट। इस पर डॉक्टर अब्दुल सलाम आते हैं हमारे पास। इस्टेब्लिश इंटरनेशनल सेंटर फॉर थियोरेटिकल फिज़िक्स एट ट्रिस्टे। He was awarded Nobel Prize in Physics in 1979 for his work on grand unification theory, ठीक है। इन्होंने एक थ्योरी इजाद की थी, ठीक है, जिनकी वजह से इनको जो है नोबेल प्राइज़ भी दिया गया, ठीक है। और जो है वो उन्होंने जो है इंटरनेशनल सेंटर बनाया फॉर थियोरेटिकल फिज़िक्स। एक फ़िज़िक्स को जो है थियोरेटिकली हम अगर देखना चाहें तो हम किस तरीके से उसको थियोरेटिकली लिखेंगे या देखेंगे, तो वो उनने जो है एक प्लेटफॉर्म जो है वो इंट्रोड्यूस किया था, राइट। इसके बाद हमारे पास आता है डॉक्टर अब्दुल कदीर खान। इन्होंने क्या काम किया? ही इस्टेब्लिश न्यूक्लियर रिसर्च लेबॉर्ट्री एट कहूता where a large number of Pakistani scientists are engaged in research work in the field of nuclear physics, ठीक है। जितने भी हमारे पास न्यूक्लियर फिज़िक्स है, जितने भी हमारे पास जिसकी वजह से अगर हम पाकिस्तान को देखें किस वजह से वो जो है अपने आप में जो है वो है जानदार है, या फिर हम देख सकते हैं कि वो एक होल्ड रखता है, तो वो हमारे पास न्यूक्लियर की वजह से, ठीक है। हमारे पास ऐसे कुछ एटम बम्स हैं, हमारे पास ऐसे जो हैं चीज़ें हैं जिसकी वजह से जो है अगर हमारे पास कोई वॉर होती है तो हम अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं, राइट। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, जो चीज़ें बनती हैं या उनके बारे में जो स्टडी की जाती है, उन्होंने बताया कैसे रिसर्च कर सकते हैं। तो वो जो है वो अब्दुल कदीर खान साहब जो थे, उन्होंने इस चीज़ पर कंट्रीब्यूशन दी थी, राइट।